बस्तर में लगातार जवानों को सफलताएं मिल रही हैं और एक बार फिर से बीजापुर के गंगालूर में 26 माओवादियों को मारकर जवानों ने अपना परचम लहराया है। लेकिन इसी दरमियान एक जवान शहीद भी हो गया है। तो आज उस शहीद जवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम भी इस वक्त यहीं पे मौजूद हैं, तो आपको दिखाते हैं कि श्रद्धांजलि कैसे अंतिम जवान को दी जा रही है। मैं आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। नमस्कार, ये मैं बोलना भूल गया था। हालांकि शहीद राजू ओयाम के पार्थिव शव को यहाँ ताबूत में रखा गया है और सभी जवान, अभी महिला गार्ड हैं ये सब, जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रही हैं। सबसे पहले बस्तर आईजी सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव और बीजापुर के कलेक्टर व अन्य पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय कुछ निवासी, सभी लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। मैं आपको यहाँ कुछ खास बात बताता हूँ। अगर आप बस्तर टॉकीज लगातार देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि बीजापुर के भैरमगढ़ से उस परी नदी पार करके बोड़गा के एक इलाके में हमने एक बार रिपोर्टिंग किया था कि एक घर में फोर्स का एक जिंदा बम पड़ा हुआ है और वो घटना घट सकती है। वो घर हमने बताया था कि एक जवान का है। और एक घटना और हुई थी उसी उस परी नदी में, जो बार बार हम नदी पार करके जाते हैं इंद्रावती में। वहाँ पे गांव वालों ने एक आरोप लगाया था कि पुलिस ने एक लड़के को गोली मार दी। पुलिस ने बताया था कि वो क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लग गई थी और मैंने ये बताया था कि उसका भाई पुलिस में है, शायद इसलिए उसे क्रॉस फायरिंग बताया गया है, नहीं तो उसे भी माओवादी साबित कर दिया जाता। वो जो लड़का जो आज से ठीक 1 साल पहले जिसकी मौत क्रॉस फायरिंग हुई थी, दरअसल राजू ओयाम उन्हीं के भाई। ये वही राजू ओयाम है जो बोड़गा गांव के इकलौते युवक थे जो फोर्स में आए गए थे। बोड़गा जो इलाका है, मैं पहले थोड़ा सा और समझाऊँ आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले ज़मीन के नीचे जो बंकर की तस्वीर निकल कर आई थी वो बोड़गा गाँव की थी। तो आप इससे भी अंदाज़ लगाइए कि वो किस तरह का इलाका है और वहाँ के लोग किस तरह के हैं और वहाँ पे माओवादियों की पैठ किस तरह की रही होगी। लेकिन उसके बावजूद उस इलाके से अगर कोई युवक पुलिस में भर्ती हो रहा है तो सोचिए कि वो किस तरह से माओवादियों के खिलाफत में रहा होगा कि उसने माओवादियों के साथ जाना, उसे नागवार गुजरा और वो फोर्स के साथ आया। और लेकिन बस्तर में एक जो लड़ाई चल रही है माओवादियों और सरकार के बीच में, इसमें कई लोग बोलते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, आप भी यही समझेंगे कि लड़ाई चल रही है। किस बात की लड़ाई चल रही है? जल जंगल ज़मीन का दावा माओवादी कर रहे हैं, सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन मर रहा है तो सिर्फ आदिवासी। अब आप सोचिए कि राजू ओयाम का जो भाई था वो आदिवासी था, क्रॉस फायरिंग में मारा गया। और जो माओवाद से खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो मद्दा था राजू ओयाम में और उसने जो जिम्मेदारी उठाई थी, तो आज उसकी भी मौत हो गई माओवादियों से लड़ते हुए। 26 माओवादी मारे गए हैं, वो भी आदिवासी हैं, राजू ओयाम भी आदिवासी हैं। अंतिम सलामी दी जा रही है। मुझे लगा कि इस वक्त इस बात को भी रखना ज़रूरी है। अब आप देखें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी और साथ ही साथ सब अधिकारी हैं जो अभी पार्थिव देह को कंधा देकर उनके गृहग्राम भेजने के लिए रवाना करेंगे। पाउस कर दो थोड़ा। पर माओवादी कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत बरामद किए गए थे और काफ़ी इलाके में माओवादियों का संगठन का जो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए थे। इस अवधि में देखा जाए तो विगत 14 महीने की अवधि में हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत 37 नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे। उसमें भी सर्वाधिक जो जिला बीजापुर में कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, मतलब कैंप स्थापित किए गए थे। उसमें प्रमुख रूप से तर्रेम से लेकर पामेड़ तक जो विगत कई वर्षों से जो नक्सल के एक मजबूत आदर्श क्षेत्र के रूप में उसके देखे जाते थे, उस इलाके में जैसे कोरागुट्टा, जुड़पल्ली, वाटेवागु, इन सब कैंप स्थापित करने के पश्चात तर्रेम से लेकर पामेड़ तक पूरा एक्सेस कनेक्ट हो गए थे। इसके फ़ायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा के लेकर और अन्य जितना भी उनका व्यापार है, जैसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का जो उसका सेल्स और के लिए, उसका खरीदी बिक्री के लिए, इन सब काम के लिए ये एक्सेस काफ़ी प्रमुख गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। और दूसरी ओर हम उसूर से लेकर पुस्कुफा तक एक्सेस उसको भी कनेक्ट कर दिए। तो उसमें सबसे लास्ट भीमारम में जो कैंप प्रारंभ किए थे, मलिमपंटा भीमारम में, वो कैंप भी विगत 10 दिन पहले स्थापित किए गए थे। उसी कारणवश माओवादियों का जो PLJ बटालियन नंबर 1 और TSC कैडर्स का और CRC कंपनी का और दक्षिण बस्तर इलाके का माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाए गए थे। और इन सब कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का साथ साथ जो इलाका में विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी। और क्षेत्र की जनता भी ये माओवादी की विगत कई वर्षों से उनकी हिंसात्मक गतिविधि से, उनकी जो विकास विरोधी गतिविधि
आदिवासी विरोधी गतिविधि इन सब से तंग आ चुकी, इसलिए मन बना लिया माओवादी संगठन के किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं देना, कोई सहयोग नहीं देना। इन सब कारणवश माओवादी संगठन काफ़ी बैकफुट में है। फिर भी हम उनके ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है। उनके साजिश के तहत आईडी के माध्यम से और किसी अन्य घटनाक्रम के माध्यम से सुरक्षा बल के खिलाफ या क्षेत्र की निर्दोष ग्रामीण के खिलाफ कोई न कोई साजिश कर सकता है। उन सब विषय को ध्यान में रखकर आने वाले समय में हम और सावधानीपूर्वक और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करें, ताकि शासन के मंशानुरूप आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करना। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर काफ़ी प्रतिबंधित है। जो कैडर्स का जो शिनाख्ती जैसा पूर्व में भी बता दिए थे, 26 में 18 का शिनाख्ती होगी, बाकी शेष 8 माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई आगे जारी है। और वर्ष 2025 की यदि बात करेगा, अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 97 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई थे। इसमें जिला बीजापुर में सर्वाधिक जो सफलता हमको प्राप्त हुआ, और बाकी जैसा अन्य जिला में भी सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकर, इन इलाके में भी हमको सफलता प्राप्त हुई। जैसा कल बीजापुर मुठभेड़ के समय दूसरी ओर जिला कांकर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कांकर डीआरजी एवं बीएसएफ के एक संयुक्त अभियान संचालित की जा रही थी थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत। उसमें भी 4 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 1 महिला माओवादी कैडर और 3 पुरुष है। इनका भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम तक उनका भी डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। अभी भी उस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। और पश्चिम बस्तर इलाका में भी जो कुछ माओवादी कैडर जो मुठभेड़ के पश्चात घायल होकर मतलब जंगल काट लेकर भागने का जानकारी प्राप्त हुआ, उसका भी हम पतासाजी करवा रहा है। और उनका भी ट्रेस करने के लिए आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। दोनों मुठभेड़ स्थल बीजापुर और कांकर में जो जैसा मुठभेड़ स्थल का परीक्षण से समझ पा रहे थे, माओवादियों का जितना डेड बॉडी रिकवर की तो उससे और भी ज़्यादा संख्या में उनका और नुकसान हुआ होगा, जिसका मारा गया माओवादियों का या घायल माओवादियों का जो अन्य माओवादी कैडर अपने साथ लेकर भाग गई होगा जंगल काट लेकर, उसका भी ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। और वर्ष 2024 और 2025 मिलाकर अब तक सीतो और उसके पति जो जितरू है, जो प्लेटून नंबर 13 का कमांडर है, कल के मुठभेड़ में अब तक उनका डेड बॉडी तो रिकॉर्ड नहीं की गई थे, लेकिन उसकी पत्नी जो सीतो जो डिविजनल कमेटी मेंबर है, जिनका इलाका में काफ़ी लंबा समय से थोड़ा आतंक थे और भय का वातावरण थे उनके नाम से, और बाकी जो कैडर भी उतने ही मतलब काफ़ी घटना में शामिल होकर इलाका में एक भयभीत माहौल निर्मित करने में उन सबका भी भूमिका थे। इस इलाके में 26 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात उम्मीदें मतलब पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का काफ़ी हद तक उनकी संख्या बल कम हो सकता है। फिर भी शेष माओवादी कैडर के खिलाफ भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे, ताकि पश्चिम बस्तर डिविजनल इलाका में पूर्ण तरीके से माओवादी गतिविधि को हम समाप्त कर सकता और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा विकास कार्य को भी गति दे सकता। इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी बीजापुर के जवान राजू वयाम, उन्होंने वर्ष 2020 से लगातार सुरक्षा बल के साथ शामिल होकर काम कर रहे थे। उनका कल मुठभेड़ के दौरान काफ़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादियों का गोली लगने से उनका स्पॉट में मतलब तत्काल उनका मृत्यु हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद बाकी अन्य बल सदस्य द्वारा मजबूत मनोबल के साथ पूरा अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और उसका माओवादियों को काफ़ी बड़ी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें वेपन के हिसाब से देखा जाए तो कल काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें AK-47 1, SLR 1, इंसास 1, 3 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स, और उसमें एक में जो बड़ा लेवल का जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड वाला BGL लॉन्चर भी बरामद किए गए थे। और 312 राइफल, जो 12 बोर राइफल, 315 बोर राइफल और IDs एवं वायरलेस सेट और अन्य जो गैजेट्स और सामग्री भी बरामद की गई थी, जिसका भी डिस्प्ले थोड़ी देर पश्चात आपको दिखाई देगा।